निपुण भारत यह योजना भारत की एक सर्वोत्तम योजनाओं में से है। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री सम्माननीय श्री रमेश जी पोखरियाल इनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 5 जुलाई 2021 को दोपहर 3:56 पर किया गया है। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी तथा विभिन्न संस्था के संस्था प्रमुख, सभी राज्यों के प्रधान सचिव और एनसीईआरटी के अधिकारी ऑनलाइन तरह से उपस्थित थे। The Ministry of Education, Government of India is launching National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, मतलब आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। यह निपुण भारत मिशन का विजन है। मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वंचित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। यह निपुण भारत योजना समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक कक्षा तीसरी के सभी छात्रों को आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की कुशलता लाना है। इसके लिए निपुण भारत की विशेषता है निष्ठा के तहत देश भर में 30 लाख टीचरों को प्रशिक्षित करना तथा शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक कक्षा तीसरी का प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा। समझ के पढ़ना, लिखना, बेसिक गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल प्राप्त करने की क्षमता पाना, यह उद्देश्य है इस योजना का। कक्षा चौथी और 5वीं के बच्चों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है और इसी के तहत बहुत से स्तर पर यह योजना एक अच्छा कार्य करने जा रही है और इस योजना के तहत ही अपन 2020 नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 FLN से विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में वृद्धि करना। शुरुआत में सीखने में परिणामों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्राइमरी स्कूल और अन्य में संपूर्ण आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान अनिवार्य रूप से हासिल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नीति की बाकी अधिकतर बातें अर्थहीन हो जाएगी अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी आधारभूत साक्षरता मतलब आधारभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और गणना करना को हासिल नहीं कर पाए। तो अगर यह बच्चे यह आधारभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और गणना करना अगर हासिल नहीं कर पाते हैं तो एनईपी 2020 का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा और इसीलिए इन्होंने इस योजना के तहत आधारभूत सीख को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। आधारभूत साक्षरता और गणित के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है। प्राथमिक कक्षाओं में 2026-27 तक संपूर्ण आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का प्राप्त करना यह एक उद्दिष्ट रखा हुआ है। निपुण भारत मिशन के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। इस उद्देश्य से अपने को यह पता चलता है कि यह निपुण भारत जो शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक ऐसा अभियान चालू किया है, एक मिशन स्थापित किया है, इसके महत्वपूर्ण बातें कुछ दी गई हैं। यह इस तरह खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र रहेगा। मतलब बच्चे जब स्कूलों में पढ़ेंगे तब उनके लिए खेल भी होंगे, नई खोज करने की उनमें क्षमता आ जाएगी। नई शिक्षा नीति, शिक्षा शास्त्र का यहाँ पे अंतर्भूत किया जाएगा जिस तरह से बच्चे पढ़ने में अधिक से अधिक सक्षम हो सके। बच्चों को प्रेरित, स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के स्थायी कौशल वाला बनाना है तथा बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना है तथा बच्चों की परिचित घर पर उपयुक्त ऐसी मातृभाषा भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। क्योंकि अगर बच्चा मातृभाषा में पढ़ता है तो वो समझ पाता है
हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ में आता है। और इसी तरह अगर मातृभाषा में अगर बच्चा पढ़ेगा तो ही वो आगे जाके पढ़ पाएगा, हर विषय की बारीकियां वो समझ पाएगा। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण करना है और इसके लिए शिक्षकों के स्तर पर या प्रधान अध्यापक जो है उनके लिए विशिष्ट ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग्स आयोजित किए जाएंगे। इस निपुण भारत मिशन के माध्यम से जिस तरह से वो सक्षम हो पाए और बच्चों को अधिक से अधिक अच्छी तरह से वो ज्ञान दे सके या पढ़ने में सक्षम बना सके। आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना है, यह उद्देश्य है इस निपुण भारत मिशन का। तथा पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल कर किए कार्य, परियोजनाएं, प्रश्नोत्तर, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से बच्चा सीखेगा और साथ ही उसका मूल्यांकन भी होगा। मतलब पढ़ते पढ़ते बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, यह भी इस निपुण भारत में अंतर्भूत है। सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना है। मतलब बच्चा कैसा पढ़ता है, कैसा सीखता है, वो सीखने में उसको कुछ तकलीफें आती है, उसका भी इस माध्यम से ट्रैकिंग किया जाएगा और उसी तरह उसको आगे चल के उनको उस तरह से अपन हल निकाल पाएंगे। यह योजना में राज्यों की और यूटी की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है। मिशन मोड में 2026-27 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भूमिका इस तरह से दिखाई गई है, देखो, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुवर्षीय कार्य योजनाएं बनाना, फाउंडेशनल कक्षा में नामांकित प्रत्येक बच्चे की मैपिंग करना, स्कूल सार्वजनिक पुस्तकालयों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, नाच में पहचानी गई कमियों के आधार पर राज्य विशेष के लिए चरणबद्ध कार्य योजना। मतलब अगर नाच में अगर बच्चा किसी क्षेत्र में कमजोर दिखाई देता है या किसी विषय में कमजोर दिखाई देता है या उसमें कुछ कमियां रह गई है तो इसके लिए अलग से LAQs स्थापित करना, उसका लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से उसको और ज़्यादा समृद्ध अध्ययन अनुभव देना, यह भी इस योजना का एक अभिन्न अंग है। शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श देने वाले एक पूल की पहचान करना है। SMC सदस्यों का प्रशिक्षण, SMC का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है बच्चों की पढ़ाई में और इसलिए SMC के जो सदस्य हैं उनका भी एक प्रशिक्षण, उनके लिए भी उनकी जो उनकी जवाबदारी होती है, वो जवाबदारी समझने के लिए उनके अपने कुछ कार्य बच्चों की तरफ देना। ध्यान, स्कूल मतलब उन्हीं का एक अभिन्न अंग है और स्कूल का जो विकास है, बच्चों का जो विकास है वह SMC सदस्यों के बिना अधूरा है और इसलिए उनका प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक स्कूल के प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 3 तक पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता और क्षमता निर्माण करना। अगर कहीं टीचर्स कम दिखाई देते हैं या बच्चों के हिसाब से अगर टीचर कम है, RT के अनुसार अगर टीचर कम है तो वहाँ पे उनका अलग से नियुक्ति की जाएगी। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले बच्चों को, छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी, वर्दी दी जाएगी, वितरण उसका सुनिश्चित किया जाएगा। माता पिता को सीखने के लिए परिणाम के वंचित स्तर को समझने के लिए जागरूकता अभियान किया जाएगा और इस जागरूकता अभियान के माध्यम से पालकों में एक बदलाव लाया जाएगा या पालकों में एक पॉजिटिव वातावरण जिसे अपन कहते हैं पॉजिटिवनेस लाने का भी प्रयास इस माध्यम से किया जाएगा। निपुण भारत मिशन क्रियान्वयन तंत्र मुख्यधारा की मौजूदा संरचनाओं को मजबूत करते हुए उपयोग में लेकर कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी से होगी और इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक करेगा। यह योजना प्रमुखतः 5 स्तरों पर कार्य करेगी, जैसे कि राष्ट्रीय मिशन पहला स्तर, राज्य मिशन दूसरा स्तर, जिला स्तर और जिला मिशन तीसरा स्तर, ब्लॉक समूह स्तर यह चौथा स्तर होगा और स्कूल प्रबंधन समिति और समुदाय की भागीदारी यह 5वां स्तर होगा। इस स्तर से अपने राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर मिशन के लिए एक 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा और इस तरह से बच्चों को पढ़ाई के लिए समृद्ध करने के लिए एक अच्छा योगदान दिया जाएगा। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य की यह सूची है। इस सूची में अपने को मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के टारगेट या लक्ष्य
बाल वाटिका से शुरू होकर कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। में प्रत्येक राज्य संघ तक प्राप्त किए जाने वाले वर्षकार लक्ष्य शामिल होंगे। अब यह वर्षवार लक्ष्य बाल वाटिका के लिए क्या है देखो, तो अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान कर कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। जैसे कि अगर अपन एक बॉक्स में कुछ साहित्य देते हैं और उनको अपन बताते हैं व्हाट इज मीन जीरो, जीरो क्या है, अगर कुछ आवाज़ आता है तो वहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं, अगर आवाज़ नहीं आता है तो वहाँ पे वस्तुएं नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, यह हुआ जीरो की संकल्पना। इसी तरह अगर एक जगह अपन कुत्ते का चित्र देते हैं और दूसरी बाजू में उसका भौंकने का आवाज़ जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब कुत्ता कैसा भौंकता है बच्चों को मालूम है, तो वो वहाँ पे खाली वो चित्र देख के ही बच्चा पहचान पाएगा। या बिल्ली है, बिल्ली का चित्र एक बाजू में है और वो किस तरह चिल्लाती है, किस तरह म्याऊं करती है, उस तरह से अपन वहाँ पे आवाज़ का लिखन अगर करते हैं तो बच्चा वो समझ पाएगा। यह बाल वाटिका के लिए इस तौर पे अपन काम कर सकते हैं। 10 अंकों तक बच्चों को पहचानना और पढ़ना, यह भी उसमें शामिल है। एक क्रम में घटनाओं की संख्या बताना या वस्तुओं या आकृतियाँ जो है वो उस क्रम में लगाना, यह भी बाल वाटिका का एक उद्देश्य रखा हुआ है। कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं जो बाल वाटिका में होती है वो व्यवस्थित रखना, उसको अच्छी तरह से समझ पाना, उनका क्रम लगाना, वो छोटी या बड़ी है वो देखना, यह भी बाल वाटिका के लिए सुनिश्चित किया गया है। तथा कक्षा 1 के लिए अर्थ के साथ पढ़े लें। जैसे छोटे वाक्य है, छोटे वाक्य बोलना, या जैसे हमने खाना खाया है, हमने चावल खाया है, या हमने दाल रोटी खाई है, यह छोटे छोटे वाक्य भी वो बोल पाएगा। उम्र के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग वो जिस तरह 4-5 सरल शब्दों में बता पाएगा। 99 तक जिस संख्या है वो संख्या पढ़ने और लिखने की क्षमता उसमें आ जाएगी। सरल और जोड़ घटाव जो बोलते हैं अपन, जैसे 1 डिजिट एडिशन और 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन, यह जो है यह भी कक्षा 1 में आता है। वो क्रियाएं वो बच्चा कर पाएगा। कक्षा 2 के लिए अर्थ के साथ पढ़ने तथा 45 से 60 शब्दों का प्रति मिनट में वो पढ़ पाना, यह उसको आना चाहिए, यह क्षमता उसमें आनी चाहिए। 999 तक संख्याएं पढ़ें और लिखने की, 99 तक संख्या घटाए, वो घटाने की जो क्रिया है वो बच्चों को कक्षा 2 में ही आनी चाहिए। इस तरह से उद्देश्य रखा गया है। तीसरी कक्षा में अर्थ के साथ पढ़े, कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से वो पढ़ पाए, और वो पढ़ना भी ऐसे तो समझ के पढ़ना। 9999 तक जो संख्या है वो पढ़े लिखे और सरल गुणा समस्याओं के जो उदाहरण है वो हल कर पाए, यह इस मिशन में लक्ष्य रखा गया है। अब यह आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या है, तो आधारभूत साक्षरता मतलब भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। आधारभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक है, जैसे मौखिक भाषा का विकास। मौखिक भाषा का विकास मतलब वो खुद बच्चा खुद तौर पे कुछ बोल पाए। वो पूरी तरह घर से जब आता है वो पूरा खाली होता नहीं है, मतलब उसमें कुछ शब्द साटा उसके पास होता है। इसमें शामिल हर सुनकर बेहतर समझना, कुछ भी घटना है वो घटना अपनी जुबान में बताना, मौखिक शब्दावली और बातचीत का बढ़ा हुआ कौशल। मौखिक भाषा के अनुभव पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। डिकोडिंग, आवाज़ और प्रतीकों के बीच में संबंध के आधार पर लिखे हुए शब्दों का अर्थ निकलना इसमें शामिल है, तथा शब्द पहचानना भी शामिल है। धारा प्रवाह पढ़ना मतलब अगर बच्चा कहीं पढ़ते टाइम पे एक अक्षर लेके अगर पढ़ता है तो अक्षरों की उसको पहचान है, मतलब वो सरलता से पढ़ नहीं पाता है, तो वो एक धारा में पढ़े। इसलिए यह पाठ सटीकता, गति, ऑटोमेटिकली भाव के प्रदर्शन, दृश्य और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता बताता है। यह बच्चों को शब्द से अर्थ निकालने की क्षमता देता है। कई बच्चे अक्षरों को पहचानते हैं लेकिन उन्हें एक एक करके बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, तो वो उस तरह से न पढ़ते हुए वो धारा प्रवाह में पढ़े, एक साथ पढ़े। इसके लिए भी यहाँ पे काम करने का एक बड़ा अवसर है। समझ बूझ कर पढ़ना, एक पाठ को पढ़कर अर्थ बताना और इसके बारे में तर्कपूर्ण ढंग से सोचना। इस क्षेत्र में पाठ को समझने और उसमें जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पाठ की व्याख्या करने की दक्षताएं आती है। बच्चा जब समझ के पढ़ेगा तभी उसका वो उपयोजन अपने डेली या अपने भविष्य में वो कर पाएगा।
वैसे ही लिखना यह भी एक कौशल है। इस क्षेत्र में अक्षर और शब्द लिखने की दक्षताओं को साथ साथ अभिव्यक्ति के लिए लिखने की क्षमता भी शामिल है। बच्चा जब भी कुछ नया कुछ देखता है तो वो लिखने की कोशिश करता है, और जब लिखता है तो लिखने का जो रिदम है, उस लिखने का जो बारकाई है, वो बारीकाई उसको समझ में आनी चाहिए। यह भी इस साक्षरता का मतलब भाषा साक्षरता का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी तरह से आधारभूत संख्या ज्ञान मतलब क्या? तो आधारभूत संख्या ज्ञान का अर्थ है दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल संख्यात्मक तरीकों और विचारों के साथ हल करने की क्षमता प्राप्त करना प्रारंभिक संख्या ज्ञान के प्रमुख पहलू और घटक है। अब पूर्व संख्या सिद्धांत क्या है? मतलब संख्या है जब पढ़ते हैं तो संख्या है पढ़ने के पहले अपन ने क्या करना चाहिए, किस तरह से उदाहरण बच्चों को देना चाहिए, किस तरह से उदाहरण उनको दिया जाए। जिस तरह के अगर कुछ वस्तुएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो अगर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से वो लगा पाता है तो यह है पूर्व संख्या सिद्धांत। जैसे कि 1 2 3 4 है, वो बच्चा समझता है, वो 3 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है ये समझ पाता है, 2 से 3 ज़्यादा है समझ पाता है, लेकिन वो अपने को व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए ये पूर्व संख्या सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। 1 2 3 संख्या है और संख्याओं का प्रयोग कैसे करना है, गणित की तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक परंपराओं को जानना, जैसे संख्याओं को दर्शाने के लिए आधार 10 प्रणाली का उपयोग। अब यह आधार 10 प्रणाली क्या है और अपन आधार 10 प्रणाली ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, यह भी इसमें आता है। आकार और स्थान की समझ, 3 अंकों की संख्या तक अपने तरीके के सरल गणनाएं करते हैं और इन्हें विभिन्न संदर्भों में अपने दैनिक जीवन की गतिविधियां में लागू करते हैं। अपना 3 अंकों तक की संख्याओं पर जोड़, घटा, गुणा और भाग के संचालन करने के लिए गणित के सवालों को हल करने के सामान्य नियमों को समझने और उनका उपयोग करने की क्षमता बच्चों को आनी चाहिए। डेटा का उपयोग मतलब सरल पैटर्न्स को अगर पहचाने, उसका विस्तार करें, आकृतियों के दोहराव से शुरू करके संख्याओं में आने वाले पैटर्न तक अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में साधारण डेटा सूचना का विश्लेषण वो कर पाएँ। अपन कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने पे भी अगर उसको कुछ नया दिखता है, कुछ पैटर्न दिखता है, अपन टाइल्स फिट करते हैं, टाइल्स फिट करते टाइम पे बच्चा देखता है उसमें कुछ अलग पैटर्न होता है, संख्याओं में कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसका वो विश्लेषण कर पाए, डेटा समझ पाए। अगर बाजार में जाना है तो बाजार में बच्चा जाता है तो क्या क्या लाए और कैसा लाए, यह भी एक छोटा सा उसकी तरह से उसके आयु के मान से वो एक क्या बोलते तो डेटा है, और वो डेटा उसको समझना और वो समझ के उसको इस्तेमाल करना भी आना बहुत ज़रूरी है। तो ये संख्या ज्ञान में आता है, तो इसकी भी समझ होना जरूरी है। कक्षा 3 तक आधारभूत शिक्षा में संपूर्ण उपलब्धि पाना स्कूली शिक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। कक्षा 3 एक निर्णायक बिंदु है जहां यह उम्मीद की जाती है कि बच्चे इस बिंदु तक पढ़ना सीख जाएंगे जिससे वो आगे पढ़कर सीख पाएंगे। अगर बच्चों को आधारभूत सीख अगर मिल जाती है तो उनका बेहतर परिणाम आगे चल के दिखता है। बच्चा सीखने के बेहतर परिणाम को प्राप्त करता है वह खुद ब खुद उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। वो अगर आधारभूत सीख अगर उसको मिलती है तो अपने आप वो सीख पाता है। अगर उसको अगर लिखना और पढ़ना जो प्रारंभिक स्तर का है वो अगर आ गया तो खुद ब खुद आगे चल के पढ़ पाता है, या अपने क्षेत्र में जो भी उसको नया लेना है, नया ज्ञान लेना है वो प्राप्त कर सकता है। 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। यह भारत मिशन जो निपुण भारत मिशन है उसका एक मुख्य उद्देश्य रखा गया है, जैसे कि समझ के पढ़ पाना, लिखना, बेसिक गणना से काम करना, जीवन के बुनियादी कौशल प्राप्त करना, यह इसमें अंतर्भूत है। अगर बच्चे को कक्षा 3 तक आधारभूत सीख देना है तो अपनी जो कक्षा है वो एक समावेशी होनी चाहिए, उसका एक शास्त्र होना चाहिए। जो शिक्षा शास्त्र है वो एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र की जो नीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए अपने को बच्चों पर केंद्रीय शिक्षा शास्त्र पर जोर देना होगा। गतिविधि या अनुभव के आधारित शिक्षा देनी होगी। खिलौने आधारित शिक्षा शास्त्र का अपने को निर्माण करना होगा। खेल आधारित, कला एकीकृत, कहानी कहने पर आधारित ICT एकीकृत शिक्षा बच्चों को देनी होगी। और यह प्रत्येक राज्य संघराज्य क्षेत्र की भाषाई और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए यह संदर्भ सामग्री अपने को तैयार करनी होगी। अगर यह अपन तैयार कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर अपन अपने बच्चों को निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं।
बच्चों को निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए अपने पास स्कूल का या स्कूल तैयारी का मॉड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे 6 साल की उम्र तक उनका जो दिमाग होता है या दिमाग का जो 85% जो हिस्सा होता है वो विकसित हो जाता है। और इसलिए बच्चों को इस तरह के अनुभव अपने को देना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव इस बाल अवस्था में ले और खुद को वो अधिक सक्षम बना सके। सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण पूर्व स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान होने तक स्कूल के लिए तैयार हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में NEP 2020 ने NCERT द्वारा सभी ग्रेड पहली कक्षा के लिए 3-3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित करने की सिफारिश की है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल SPM अनिवार्य रूप से कक्षा की शुरुआत में लगभग 12 सप्ताह का मॉड्यूल है, जिससे बच्चे की पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्यात्मकता और सामाजिक कौशल को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में अक्षर, ध्वनियों, शब्दों, रंगों, आकृतियों और संख्याओं के सीखने से संबंधित गतिविधियां और कार्यपत्रक शामिल होगी। इसमें साथियों और माता पिता का सहयोग भी शामिल होगा। अगर बच्चा अपने साथी के साथ पढ़ता है या अपने माता पिता जो है माता पिता की छांव में रहते हुए अगर कुछ अनुभव लेता है, अनुभव अगर समझ पाता है, तो वो उसका सर्वोत्तम कार्यकाल होता है जब वो पढ़ पाता है या वो कुछ नया सीखता है। NCERT द्वारा 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित या अपनाया जा सकेगा। तो इस तरह से अपन स्कूल मॉड्यूल या स्कूल तैयारी का मॉड्यूल कर सकते हैं। बच्चों को आधारभूत शिक्षा देने के बाद वो खुद अगर बेहतर परिणाम के साथ पढ़ना चाहे, उच्च स्तर पर जाना चाहे, तो उसको अपने को कुछ ऐसे ऐप देना पड़ेगा, अपने को ऐसे कुछ उसके लिए सुविधाएं प्रदान करनी होगी जिसके माध्यम से वो खुद समझ के पढ़ सके। और इसके लिए दीक्षा ऐप का महत्वपूर्ण उपयोग उसको करते आना चाहिए। इसलिए दीक्षा ऐप का उपयोग विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए किया जाएगा। समझने वाले वीडियो, संवाद से मूल्यांकन करने वाले आइटम, वर्कशीट, पठन सामग्री आदि की श्रृंखला उपलब्ध होगी इस दीक्षा ऐप में। जैसे कि साक्षरता सामग्री में अगर देखा जाए तो 7 पढ़े डिजिटल पाठ सहयोगी सामग्री, समझ बूझकर पढ़ पाना, प्रश्न बैंक, बाल साहित्य, स्थानीय विद्या और लोक कथा है उसमें शामिल होगी। संख्यात्मक सामग्री में समझने वाले वीडियो, गलतफहमी को सुलझाने वाले छोटे वीडियो, वास्तविक दुनिया का उदाहरण दिखाने वाले वीडियो, मूल्यांकन बैंक उसी में होगी। और इस तरह से अगर अपन बच्चों को कुछ अनुभव दे पाते हैं तो बच्चे का पढ़ने का स्तर निश्चित तौर से ऊपर उठ जाएगा। शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए दीक्षा का उपयोग करना, विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें शामिल हैं, प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित करना, प्रशिक्षण सत्रों के लिए सहायक सामग्री जैसे हैंडआउट, वीडियो, पठन सामग्री, पढ़ाने सीखने की सामग्री, निर्देशात्मक रणनीतियाँ, शिक्षक पुस्तिकाएँ, गतिविधि पुस्तिकाएँ आदि भी उपलब्ध करा जाएंगी इस माध्यम से। अगर यह दीक्षा ऐप में यह सब अगर आ जाता है तो बच्चे अपने आप तो पढ़ ही पाएंगे। जिस तरह दीक्षा ऐप शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए सहायभूत होगी, उसी तरह शिक्षक सक्षमीकरण के लिए निष्ठा भी एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए NCERT ने शिक्षक प्रशिक्षण का एक अनूठा एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है। निष्ठा स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। निष्ठा के माध्यम से FLN पर विशिष्ट शिक्षकों प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। FLN निष्ठा मॉड्यूल के विशेष रूप से भाषा की बाधा को बांटने और मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, घरेलू भाषा में शिक्षण पर एक मॉड्यूल शामिल होगा। FLN निष्ठा में पीयर लर्निंग और माता पिता को स्कूलों में स्वयंसेवकों के रूप में उपयोग करने पर एक विशिष्ट मॉड्यूल होगा। इस तरह से अगर बच्चे पीयर लर्निंग सीख पाते हैं, पीयर लर्निंग के माध्यम से सीख पाते हैं, माता पिता के माध्यम से सीख पाते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से मॉड्यूल इस तरह तैयार किया जा रहा है। Enabling teachers by ensuring they are proficient in teaching FLN by creating a fun and engaging learning environment in and outside the classrooms. बच्चे की सीखने की गतिविधियों में या उनके विकास में समुदाय की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसके लिए
अगर शिक्षक और आंगनवाड़ी सेविकाएं या सहायिकाएं द्वारा समर्पित विभिन्न गतिविधियां का आयोजन अगर करना है, जैसे स्कूल तैयारी मेला, बच्चों और उनकी माताओं के लिए गुणोत्सव, प्रवेशोत्सव, पढ़ना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और सम्मान, इस तरह से अगर कुछ प्रतियोगिताएं रखते हैं तो इस माध्यम से उनके बच्चों के पालक एकजुट हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, उसमें एक विकास होगा, उसमें एक चर्चा होगी और वह चर्चा बच्चों को लाभदायी हो सकती है। जैसे कि स्थानिक निकाय, पंचायत, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। समुदाय की भागीदारी बच्चों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगी। संघर्षरत शिक्षार्थियों की पहचान करने और स्कूल कक्षावार स्थिति की पहचान करने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित आधार रेखा के अनुसार विश्लेषण करना होगा। सभी बच्चों का 100% स्कूल में उचित स्तर पर नामांकन सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि जीरो ड्रॉप आउट हो। बुनियादी वर्षों में सभी बच्चों को साक्षरता और संख्यात्मकता के कम से कम मूलभूत दक्षता सुनिश्चित करना। स्कूलों को FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्वयंसेवी माता पिता को स्कूल से जोड़ना अनिवार्य होगा। और अपन यह देखते हैं कि बच्चे के विकास में या बच्चे को विकसित करने में पूरे गांव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे देश में सभी बच्चों की मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए एक सफल मिशन की परिकल्पना संस्थानों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, स्थानिक निकायों आदि की सक्रिय भूमिका के बिना नहीं की जा सकती। प्रत्येक स्टेक होल्डर की मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वह अपनी अपनी भूमिका को अगर पूरी तरह कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर अपना देश आगे बढ़ेगा, अपना देश का बच्चा आगे बढ़ेगा। निपुण भारत मिशन में जब यह एक कार्यक्रम के तौर पे देखा जा रहा है तो यहाँ पे निगरानी होना भी एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। तो निगरानी और सूचना प्रतियोगी ढांचा किस तरह होगा, तो मिशन राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर IT आधारित माध्यम से मिशन की गतिविधियों की निगरानी करेगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर बच्चों की निगरानी शामिल होगी। प्रस्तावित निगरानी ढांचा अनिवार्य रूप से 2 प्रकार का होगा, एक वार्षिक निगरानी सर्वेक्षण और दूसरा है समवर्ती निगरानी। FLN के लिए प्राथमिकताओं को लक्ष्य में बताया गया है और इन्हें मौजूदा तैयार किए गए ढांचे जैसा दीक्षा और UDAS+ का लाभ उठाकर पास किया जा सकता है, जिसे NDR द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और मानकों का पालन करते हुए रजिस्ट्रियों और पहचान के लिए ओपन सोर्स टूल और समाधानों का लाभ उठाकर बढ़ाया जाएगा। NDER का संस्थागत ढांचा उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है जहां उपयुक्त नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानकों, विशिष्टताओं और नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। इसी तरह विषय से संग्रह ड्राइव की आवश्यकता, विभिन्न प्रणालियों से डेटा प्राप्त करना, सिंक्रोनाइजेशन खुद से डालने आदि के बजाय FLN डेटा संग्रह और माप के लिए ढांचा और वास्तुकला को कई स्रोतों से और विभिन्न आकृतियों से स्तरों पर स्वयंचलित डेटा संग्रह और संयोजन को सक्षम बनाया जाएगा। अपेक्षित रूप से परिणाम दिखने के लिए अपने को जो गतिविधि आधारित सीखने पर जोर देना होगा, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। सीखने के परिणामों के आधार पर आकलन, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जाने की दर में बढ़ोतरी, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को लाभ और इस प्रकार समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचाना, बच्चों को कक्षा में रहने में सक्षम बनाना जिससे ड्रॉप आउट की संख्या में कमी हो, शिक्षकों का सघन क्षमता विकास और सीखने के नए तरीके अपनाने की स्वतंत्रता होगी। अगर यह अपन करते हैं तो अच्छे परिणाम अपने को इस निपुण भारत में मिलना ही है। बच्चे तेजी से सीखने के पथ पर पहुंचेंगे जिसका बाद के जीवन परिणामों में और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकास क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, जैसे शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक और भावनिक विकास, भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि। इस तरह निपुण भारत मिशन पर अपन पूरा देश एकजुट होकर पूरे शिक्षा के इस क्षेत्र में सम्मिलित सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए या सभी
इस क्षेत्र में कार्यरत जो भी संस्था है स्कूलें है, टीचर है या और कुछ घटक है जिनके माध्यम से निपुण भारत अभियान यह चला जाए तो निश्चित तौर पर निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना यह पूरा होगा। धन्यवाद। निपुण भारत, निपुण भारत, निपुण भारत।